हेलो गाइस, तो फिर से आपका स्वागत है यहाँ पर जहाँ पर हम स्प्रिंग बूट को पूरी तरह से डीप डाइव कर रहे थे। और इस स्प्रिंग बूट को डीप डाइव करते समय हमें बहुत चीजों को फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक से ध्यान से और उनके एरर्स को समझने की कोशिश करो। एआई को यूज करना है बिकॉज यू आर वर्किंग विथ नाउ इन दिस जनरेशन जहां पर आपको एआई आना जरूरी है, ठीक है। मगर एआई के साथ आपको कोड को समझना भी आना जरूरी है कि हाउ इट्स वर्क्स और उसके लिए क्या करना चाहिए। एक छोटी छोटी चीज है जो कि मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ चुके हैं तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाए तो इट्स अ क्रिएट रिपोजिटरी इंटरफेस। व्हाई इट इज नीड, हमें रिपोजिटरी की जरूरत क्या है, ये करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला पार्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग डेटाबेस कनेक्शन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टोर द डेटा इनसाइड द डेटाबेस एंड देन फेच, ओके। ये वाला पार्ट हमें करना होता है। तो मुझे अब वो डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना होगा। तो डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कैसे करूंगा मैं, मुझे वो पता होना जरूरी है ना। तो अगर मुझे डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना हो तो ऑब्वियसली मुझे उसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। सो मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू और एक क्लास बना लेता है, ओके। जस्ट अ क्लास, नॉर्मल क्लास जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं, ओके। और यहाँ पर एक नाम देता हूँ यूजर्स कंट्रोलर, ओके, यूजर्स कंट्रोलर, एकदम सिंपल, ठीक है। और यूजर्स कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखोगे इट जस्ट गिविंग यू अ पोस्ट मैपिंग। सो यहाँ पर हमने रेस्ट एपीआई बनाया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप उस वीडियोस को आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा पब्लिक, पब्लिक, हम डेटा को स्टोर कर रहा है, राइट। और डेटा को स्टोर करने के लिए आप रिटर्न टाइप यूजर्स भी यूज कर सकते हो जो कि हमारे टेबल का नाम है। और हमारे टेबल का ही नाम यूज करना, यूजर अवेलेबल अवेलेबल है। तो मैं यूजर्स नाम का हमारे टेबल को यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बोलूंगा सेव यूजर्स और स्टोर यूजर्स, ओके। स्टोर यूजर, एक ही यूजर को हम सेव कर रहे हैं तो यूजर को सेव किया मैंने। और यहाँ पर रिटर्न जो है ना वो नल, रिटर्न, रिटर्न फिलहाल के लिए मैं नल करना चाहूंगा, ठीक है, विदाउट एनी एरर। और यहाँ पर हम पोस्ट मैपिंग को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग। और पोस्ट मैपिंग के अंदर मैं यहाँ पर देना चाहूंगा सेव यूजर, एक नाम दिया मैंने। अब यूजर वहां से आएगा तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरे पास यूजर आ रहा है कहीं से। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यूजर ऑफ अ यूजर, यूजर्स ऑफ अ यूजर, ओके। और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। देखो हाँ गाइस, दिस आउट कर रहा हूँ और मैं इसको यूजर को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। मैं बस इतना करूंगा तो हो जाएगा क्या? यस, ऑब्वियसली नहीं, मुझे इसको यूज करना होगा। तो कहाँ पर? हम टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन टूल यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप भी पोस्टमैन टूल को ही यूज करो टेस्टिंग पर्पस के लिए। बहुत अच्छा बेनिफिट और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पोस्टमैन टूल को यूज करने की। तो ये मुझे एरर ना दे या फिर मुझे लॉगिन करने के लिए ना बोले, बस इतना ही चाहता हूं मैं इससे। नहीं तो ये हर बार मेरा ऑथेंटिकेशन को, हाँ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ओके। तो मैं करना चाहूंगा कि मुझे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, ओके। नो डिसमिस राइट नाउ, डोंट वांट टू अपडेट। और मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ही यूज करना चाहूंगा, बट यहाँ पर 8080 की जो सेव यूजर, और यहाँ पर क्या है, मेरा पोस्ट मैपिंग है। और पोस्ट मैपिंग है तो मैं बॉडी यूज कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि जेसन डेटा रहेगा मेरा और मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज करूंगा।
ठीक है। और आईडी एज इट इज थी, आईडी को मैंने यूज किया तो डबल कोट्स के अंदर यूज करो प्लीज गाइस। और उसके बाद मैं यूज करना चाहूंगा कोलन और आईडी देना चाहूंगा समथिंग एक्स वाई जेड। और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड, मैं यहाँ पर ईमेल भी ले रहा हूँ ना, तो ईमेल एग्जैक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन जो जहां पर आपने एंटिटी के अंदर यूज किया है। और मैं ईमेल देना चाहूंगा abc@gmail.com। ओके, मैंने यहाँ पर दिया। एंड देन नेम भी यूज किया था हमने डबल कोट्स के अंदर, देना मत भूलना। और उसके बाद मैं यहाँ पर देना चाहूंगा नेम भी और ABC, ठीक है। और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड, पासवर्ड भी है हमारे पास, पासवर्ड को भी मैं डबल कोट्स के अंदर यूज करना चाहूंगा, पासवर्ड पासवर्ड। और स्पेलिंग मिस्टेक मत करो गाइस। और डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा तो नहीं दूंगा, 1 2 3 4। और कंट्रोल यानी मैं सेंड करना चाहूंगा, सेंड करता हूँ। और मैंने सेंड किया। सेंड करने के बाद आपको एरर देखता है या 200, ओके ये तो गलत बात है, नहीं देखते हैं। ओके गलत तो नहीं है, मगर यहाँ पर डेटा नल आ रहा है। मगर डेटा वहां से तो चला गया, मगर यहाँ पर क्या होगा कि हमें उसको कन्वर्ट नहीं किया। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा रिक्वेस्ट बॉडी, ओके, रिस्पॉन्स बॉडी नहीं, रिक्वेस्ट बॉडी। और रिस्पॉन्स बॉडी का इसके अंदर अवेलेबल है। और मैंने रिक्वेस्ट बॉडी खोल दिया, अब मैं सेंड करूंगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी और यूजर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये डेटा मैंने यहाँ पर लिया तो मेरे टेबल के अंदर वो चला गया क्या, चलो देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यूजर्स, आउट, एम्प्टी सेट। मगर सेव कैसे करूं? तो सेव करने के लिए मुझे उसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं बोलूंगा यूजर का ऑब्जेक्ट। अरे बाबा ये यूजर का तो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ही तो स्टोर किया और उसको ही हमने यूज किया। मगर यहाँ पर क्या, तो अब ये करने के लिए हम जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज करते थे, ओके। और एंटिटी मैनेजर का भी यूज करते थे। मगर अब ये पार्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, जेडीबीसी टेम्पलेट और एंटिटी मैनेजर को यूज करने की जरूरत नहीं। सेशन करो, सेशन डॉट सेव करो एंड ब्ला ब्ला थिंग, सेशन डॉट क्वेरीफायर करना होगा, ये यानी बहुत कुछ करते थे। ये वाला पार्ट हमें निकाल दिया गया। स्प्रिंग बूट क्या कहता है कि आपको क्या करना है, बस एक एंटिटी बनानी है, सॉरी एक इंटरफेस बनाना है। वाई जस्ट इंटरफेस आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक रेपो, रेपो डाओ, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो जहां पर आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो, यहाँ पर जहां पर आप एक एक्सटर्नल पार्ट के साथ कनेक्शन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मेरा जो नाम है, मैं इसको नाम देना चाहूँ यूजर्स रेपो। ओके, यूजर्स मैंने रेपो नाम दे दिया, ये आ गया। अब इसके अंदर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ओके, एक्सटेंड, एक्सटेंड्स विथ JPA repository। अब ये क्या है, अब एक्सटेंड ही क्यों किया, ठीक है हम पहले ये कर लेते हैं। मैंने ये इसको भी एक्सप्लेन करके रखा है मेरे लास्ट वीडियोस के अंदर, फिर भी बता। और मैं इसको बोलूंगा, ठीक है, इसको बोलने से पहले जो भी था वो एज इट इज रखता हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने जैसे भी ओपन किया आप देख सकते हो इट्स अ इंटरफेस, ओके। सो आई एम नॉट इम्प्लीमेंट इन माई इंटरफेस। तो इससे क्या हो गया, यहां पर मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया, ऑब्वियसली ना। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और इंटरफेस को आप क्यों यूज करते हैं, आप जब इनहेरिटेंस करते हो उस टाइम पर आप पेरेंट के चाइल्ड कंपोनेंट के पास एक्सेस देते हो। मगर अगर मेरे पास मल्टीपल चाइल्ड्स हो और साथ ही साथ उस मल्टीपल चाइल्ड्स के पास मल्टीपल पेरेंट्स के डेटा हो, यानी पेरेंट्स यानी बाप के फैमिली का डेटा हो, यानी क्या, उससे भी उसका भी नॉलेज, सबका नॉलेज आपके अंदर एकजुट हो जाए। तो उस तरह से यहाँ पर भी हम क्या करें, एक इंटरफेस बनाए जो कि यूजर नाम से। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता रहा हूँ, ओके। और ये इंटरफेस हो गया। अब ये इंटरफेस के अंदर जहाँ जो भी मेथड मैं यूज करूंगा
उस मेथड को मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मुझे किसी और के भी मेथड्स को यूज करने हैं, यानी किसके, जेपीए रिपोजिटरी के भी। अब ये कौन से मेथड्स प्रोवाइड करके देता है, तो आप देख सकते हो इट्स प्रोवाइडिंग अवर लीस्ट एंड सेव ऑल डेटा, बंच ऑफ डेटा को ये प्रोवाइड करता है। मगर इसके पास और है, और इसने खुद एक्सटेंड करके रखा है लिस्ट करेक्ट रिपोजिटरीज एंड अदर क्वेरी बाय एग्जांपल रिपोजिटरीज को। मैं लिस्ट करेक्ट रिपोजिटरी को ओपन करता हूँ। लिस्ट करेक्ट रिपोजिटरी ने करेक्ट रिपोजिटरी, लिस्ट करेक्ट रिपोजिटरी के अंदर लिस्ट के सारे डेटा सेव होंगे, और मैं यहाँ पर बोलूंगा CRUD रिपोजिटरी, जो कि एक्सटेंड कर रहा है रिपोजिटरी को। ओके, और सारे के सारे इंटरफेस है, और इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एंटिटी, ये वाला पार्ट बिलोंग कर रहा है CRUD रिपोजिटरी से। ओके, और अब CRUD रिपोजिटरी को यानी परदादा के दादा के परदादा के पास होगा, और उसके पेरेंट के पास आ गया डीएनएम के अंदर। ओके, वो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे इटरेबल सेव ऑल वाला पार्ट भी है, फाइंड बाय आईडी भी अवेलेबल है, एक्सटेंड, ये सब कुछ पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब इसमें से सेव, ये जो मेथड है मुझे यूज करनी है। अब ये क्या करता है, तो एंटिटी एंड द एंटिटी सेव मस्ट नॉट बी लिटरल और नल, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। saves the given entity, use the return instance for further operations as the operation blah 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 things यहाँ पर आपको दिया गया, you can read it. ओके, और यहाँ पर एंटिटी क्या करती है, तो आपके डेटा को सेव करने का काम करेगी। कहाँ पर, टेबल के अंदर। कौन से, जहां पर आपने माइस्क्यूएल का कनेक्शन किया है वहां पर जाएगा, टेबल को क्रिएट करेगा, और वापस आके आपको टेबल को दे देगा, ना सॉरी, टेबल के डेटा को इंसर्ट करेगा, यानी सेव से टेबल क्रिएट एंटिटी कर लेगा। ओके, सेव से क्या होगा, डायरेक्टली वो डेटा को स्टोर करेगा। सच में ऐसा होता है क्या, चलो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी, और मैं ये इस यूजर रिपोजिटरी से CRUD रिपोजिटरी के मेथड को एक्सेस करना चाहूंगा। अब मैं ये मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे इसको कंपलसरी बताना होगा कि कौन सा टेबल है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा यूजर्स नाम का एक टेबल है, और जिसके अंदर एक आईडी दी गई है, उसका जो डेटा टाइप है ना वो लॉन्ग है, और लॉन्ग हमेशा यहाँ पर रैप करना होगा आपको। तो कंपलसरी इंट हो, इंटीजर लिखना है कैपिटल वाला, यानी रैपर क्लास को आपको यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि डेटाबेस को ऑब्जेक्ट ही समझ में आता है। तो जावा जो है प्रिमिटिव टाइप के डेटा को भी एक्सेप्ट करता है, तो वो वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर प्योर ऑब्जेक्ट आपको ट्रांसफर करना होता है, तो इसलिए। और अगर हमारे पास नॉन प्रिमिटिव टाइप का हो तो वो ऑटोमेटिकली रैप हो जाती है। ओके, सो कास्टिंग हो जाती है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बोलूंगा कि मेरे पास रिपोजिटरी नाम का टेबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट यूज करूंगा। तो यहाँ पर बोलूंगा प्राइवेट, और मेरे पास यूजर रेपो, रेपो नाम का एक इंटरफेस अवेलेबल है, तो उसका एक इंस्टेंस बना लेता हूँ रेपो नाम से। ओके, और मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा रेपो डॉट सेव मेथड, जो कि CRUD रिपोजिटरी से बिलोंग कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर CRUD रिपोजिटरी लिखा है, और सेव करूंगा मैं यूजर को। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव किया। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये हो गया रिफ्रेश। अब अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब मेरा तो काम यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, सेंड किया, 500 एरर आया। 500 ये आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने सर्वर पर गलती की है, सर्वर पर गलती की, 500 एरर आया। अब इस एरर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कैन नॉट इनवोक कॉम डॉट रिपोजिटरी सेव ऑब्जेक्ट बिकॉज दीज डॉट रिपो, जो इंस्टेंस आपने बनाया है वो नल है। ओके, कैसे नल है, क्योंकि इसको ये मेथड नहीं मिल रही है वो सेव वाली। मगर ये देखो, शॉर्टकट हमने यूज किया, कंट्रोल स्पेस बार, तो हमें यहाँ पर पता चल गया। मगर उसको वो सेव के अंदर डेटा स्टोर करना है हमें यूजर का ही, तो वो वहां पर कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग कंटेनर अवेलेबल होता है।
तो यूजर्स नाम का एक कंटेनर के अंदर अवेलेबल है और हमारे पास रेपो नाम का भी कंटेनर के अंदर अवेलेबल, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब इसका डेटा इसके पास जाना होगा ना, तो इसका डेटा इसके पास यानी इस कंटेनर का डेटा इस कंटेनर के पास जाने के लिए मुझे वहां पर एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। सो वो जो ब्रिज है वो बनाने के लिए मुझे इसको बताना पड़ेगा कि डोंट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट्स, प्लीज डायरेक्टली यूज इट बाय द हेल्प और क्रिएटिंग फ्रॉम द कंटेनर ऑब्जेक्ट। तो कंटेनर ऑब्जेक्ट को ही यूज करना है ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये बोलने के लिए बीन्स होते थे, देन अदर थिंग्स होती थी। तो वो पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया गया ऑटोवैड। ओके, ऑटोवैड मैं जैसे ही ऑटोवैड लगा देता हूँ तो अब मेरा जो एरर था वो अब गायब हो जाएगा और कनेक्शन और ये टेबल को इंसर्ट करेगा। देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पर फिर से एंटर किया और ये इसने डेटा को रिटर्न किया मुझे विथ ईमेल आईडी और आईडी और ये सब कुछ। और ये जो रेपो सेव मेथड है ना वो एग्जैक्टली एंटिटी को ही रिटर्न करता है, यानी जो डेटा स्टोर हुआ है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कहाँ पर, टेबल के अंदर एम्प्टी सेट आया था। मैं फिर से यहाँ पर एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पर नजर आया है क्या है, 1213 एंड abc@gmail.com। बाकी सब यहाँ पर मुझे आउटपुट देखने को मिला है। थैंक्स टू रिपोजिटरी ये हुआ है। अब कोई कहेंगे ऑटो वायर्ड नहीं लगाना है, तो यस ऑब्वियसली आप ऑटो वायर्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगा, मगर कंपलसरी आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाला कंसेप्ट को यूज करना, सॉरी, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाले कंसेप्ट को यूज करना चाहूंगा। सो मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। सो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जैसे ही आपका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, स्प्रिंग बूट के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है ना तब उसके पास कुछ भी वैल्यूज नहीं होती है, डिफॉल्ट होता है। तो अब मैंने क्या बोला कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं, तू मेरे कंस्ट्रक्टर को यूज कर। अब जैसे ही रेस्ट कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास जो टेबल कंटेनर है स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जो मेरा एक ब्लॉक है किस नाम का, यूजर कंट्रोलर नाम का। अब इस यूजर कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट जब वो बनाएगा उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब क्या बनेगा, यूजर रिपोजिटरी का कॉल किया जाएगा। यूजर रिपोजिटरी को जैसे ही कॉल हुआ यानी उसने क्या किया, कनेक्शन बना लिया। और यूजर रिपोजिटरी जैसे ही कनेक्ट हो गई उसके पैरेंट चाइल्ड सबके साथ एंड देन हमने बोला उसे सेव करना है। तो इसने क्या बोला, यूजर रिपोजिटरी मुझे मिल गई है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसको तू कनेक्ट कर बिंदास आराम से। ये भी हो गया। तो मैं देख लेते हैं और मैं फिर से यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करूंगा। मैं बोलूंगा 123, बस इतना ही बोलूंगा और सेंड कर लेता हूँ। ओके, मैंने वैल्यू चेंज किया। ओके, और अब देख सकते हो ईमेल 123 यहाँ पर नजर आया। और अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो दोनों वैल्यूज चले गए। मगर अगर मैं फिर से यहाँ पर सेंड करता हूं तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये देखो वैल्यू चली गई। और दोबारा सेंड करता हूँ तो वैल्यू चली गई। मगर अगर आप देखोगे तो हाइबरनेट क्वेरी यहाँ पर फायर हो रही है और वैल्यूज यहाँ पर बस सिलेक्ट हो रहा है, नॉट एन इंसर्ट क्वेरी फायर हो रही है, यहाँ पर बस सिलेक्ट होके हमें मिल रहा है। यानी ये जो पोस्ट मैपिंग है वो काम तो कर रहा है मगर ये उसके आईडी के साथ ना वो सेव नहीं कर रहा है। यानी एक बार उसने सेव किया, बार बार उसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसने क्वेरी सिर्फ देख रहा है, सिलेक्ट वाली, इंसर्ट वाली क्वेरी फायर ही नहीं कर रहा है, थैंक्स टू स्प्रिंग बोट। ओके, अगर ये ही हमारा जेडीबीसी टेम्पलेट होता तो बार बार इंसर्ट क्वेरी फायर करता। अब यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वहां पर प्राइमरी की दी है, तो इसकी वजह से। ओके, तो अब हमने यहाँ पर बना लिया है और मैं फिर से सेंड करना चाहूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर मैंने 1213 ये वाला कंसेप्ट भी यूज किया, 1213 वाला, और फिर से भी मैं सेंड करूंगा ना तो आप देख सकते हो कि उसने
1213 अब देखोगे तो वही डेटा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैंने गलती से यहाँ पर abcd@gmail.com किया है, ओके, मैंने अब यहाँ पर abcd@gmail.com किया और आईडी है मेरी 123। अब यहाँ पर देखोगे हाइबरनेट क्वेरी फायर हुई है और उसके बाद उसने क्या किया, अपडेट यूजर नेम किया। यानी एक आईडी की वजह से इतना सब कुछ हंगामा हो रहा है, ये देख सकते हो आप। एक आईडी की वजह से उसने डायरेक्टली अपडेट किया, नॉट एन इंसर्ट किया, ओके। सो ये इतना सब कुछ पार्ट अवेलेबल है स्प्रिंग बूट के अंदर। सो सब कुछ इनबिल्ड हो रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इतना पावरफुल है स्प्रिंग बूट, इतना पावरफुल है। सो मेक श्योर आप स्प्रिंग बूट को इस तरह से ही एक्सप्लोर करो। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे, उस तरह से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर और हम कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट करेंगे और आपको मैंने रिपोजिटरी क्यों और कितना जरूरत है उसके पार्ट के आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट चैनल, नेक्स्ट यूट्यूब यानी वीडियोस के अंदर आपको नेक्स्ट क्या पार्ट मिलेगा। तो फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पोस्टमैन, और आप सेंड पोस्ट कर सकते हो। एंड वेरीफाई द आईडी इंक्लूड सेव्ड यूजर जनरेशन आईडी यहाँ पर हो गया है। और कुछ कॉमन एरर्स आएंगे आपको, वो आपको नॉर्मल एरर्स रहेंगे, पूछा जा सकता है। कैन नॉट कनेक्ट टू द MySQL, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, अननोन डेटाबेस एंड ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड। ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड वाला एरर हमें आया था। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्शन लेवल, यूज एनवायरमेंट वेरिएबल वाला पार्ट होता है, तो वो आपको यूज करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चूज DDL auto wisely, depends on you. तो validate or none in a production, update for development and create drop only for a testing एनवायरनमेंट के लिए आपको यूज करना होगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, आपको ये आपको याद रखना या नहीं रखना, ये आगे आगे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, वो उस तरह से बढ़ता चला जाए। ये एडवांस लेवल है, तो आपको याद रखना ना रखना कोई बात नहीं। मॉनिटर योर डेटाबेस, यूज माई एसक्यूएल वर्कबेंच और PHP माई एडमिन रेगुलरली टू चेक डेटाबेस हेल्थ, क्वेरी परफॉर्मेंस एंड टेबल स्ट्रक्चर। देखो मैंने PHP का वर्कबेंच नहीं, सॉरी, MySQL वर्कबेंच नहीं यूज किया है। MySQL वर्कबेंच से आपका एक ड्रॉबैक होता है, यानी क्या कि आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। बट वर्कबेंच इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फास्ट डेवलपमेंट के लिए। मगर अब यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टूडेंट है, हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो प्लीज यूज कमांड लाइन इंटरफेस, जहां पर आपको एरर समझ में आएंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट कनेक्शन पुलिंग, कॉन्फ़िगर Hikari CP settings properly to optimize the database connection management and application performance, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो समरी एंड व्हाट द नेक्स्ट, डेटाबेस सेटअप हो चुका है, इंस्टॉलिंग MySQL एंड क्रिएट स्प्रिंग बूट डेटाबेस हो चुका है, डिपेंडेंसी एडेड हो किया गया हमने, कॉन्फ़िगर कंप्लीटली किया गया एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, कनेक्शन टेस्ट हमने वेरीफाइड डेटाबेस ऑपरेशन किया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें सर्विस लेयर, DTO एंड मॉडल मैपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर बेसिक और थोड़ी सी एडवांस इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब और एक बात कि एक बात मिसिंग कर दिया होगा मैंने, मैं आपको बताना भूल गया मैं। ये देखो शो एसक्यूएल ट्रू यहाँ पर है, और एक होता है फॉर्मेट एसक्यूएल वाला पार्ट, जो कि आपकी एसक्यूएल जो हमें क्वेरी फायर होके मिल रही थी ना, ये देखो ये क्वेरी फायर, अगर उसको आप फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट में आ जाएगी, ओके। आप फॉर्मेट एसक्यूएल वाला पार्ट भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा डबल नहीं यूज कर सकता, और मैं यहाँ पर बोलूंगा फॉर्मेट, फॉर्मेट एसक्यूएल वाला पार्ट कुछ तो होता है। हम्म, हम्म, हम्म,
JPA शो SQL। भूल गया मैं। JPA डॉट। हाँ ठीक है। फॉर्मेट एसक्यूएल वाला पार्ट भी होता है, मगर उसकी जरूरत नहीं है। ओके, आपका यहाँ तक तो काफी है। याद आ जाएगा तो बता दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और जहां पर हम सीरीज 8 को देखने वाले हैं। और सीरीज 8 के अंदर को हम क्या क्या होगा, जो कि सर्विसेज लेयर क्या होती है, सर्विसेज लेयर के बाद DTO क्या होता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बोला जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंडस्ट्री, जो कि यूज किया जाता है। देन मॉडल मैपिंग क्या होती है, वो सब कुछ हम वहां पर देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और जहां पर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, और ऑब्वियसली कमेंट करना भी मत भूलना। और आपके इस वीडियोस को किसी फ्रेंड को जरूरत है, उसको भी शेयर करना मत भूलना। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिलते हैं।